नमस्कार साथियों, चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहती हैं, फिर चाहे वो आपके सिलेबस से रिलेटेड हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड या सीयूईटी वगैरह जो कुछ भी है। तो आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी सोनबा का पिंजरा, जो कि कविता आपके सिलेबस में लगी हुई है। फ़िलहाल तो ये 3rd ईयर के सिलेबस में अस्मिता मूलक विमर्श का जो पेपर है उसमें ये कविता लगी हुई है, जो कि माता प्रसाद जी द्वारा लिखी गई है, जिन्हें आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे। इनकी ये फोटो है और ये कविता जो है दलित कविता है। अब दलित कविता है तो जाहिर सी बात है दलित विमर्श पर केंद्रित करके लिखी गई होगी। तो इसकी हम व्याख्या भी समझेंगे, इसका सारांश भी समझेंगे और इसका प्रतिपाद्य भी समझेंगे। तो सब कुछ मैं एक ही वीडियो में कवर अप करने वाली हूँ, वो भी एकदम आसान भाषा में, ताकि आपको वीडियो ख़त्म होते होते चीज़ों को लेके क्लैरिटी आ जाए और एक एक पंक्ति आपको क्लियरली समझ में आ जाए, आपको जो है बेहतर तरीके से चीज़ें आप समझ पाएँ। तो वीडियो को बिना समय जाया किए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगी कवि माता प्रसाद जी के व्यक्तित्व के बारे में, यानी इनका कृतित्व क्या है, इन्होंने लेखन कार्य में इनका क्या योगदान रहा है, साथ ही साथ इनका जीवन खुद का कैसा रहा है। तो बता दूं, इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले में हुआ था और ये स्वयं भी जो है एक दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। तो इन्होंने उनके दर्द को समझा भी था, एक तरीके से इन्होंने उन सब दुखों को जिया था। तभी इन्होंने इस कविता में उन दुखों को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया है। वो जो चित्रण किया है ना, काफ़ी यथार्थपरकता लिए हुए है। ये चीज़ें आप जो है लिखते चलिए, ताकि आप जब कविता का विशेष लिखेंगे यानी विशेषताएं लिखेंगे, फिर चाहे वो प्रतिपाद्य हो या फिर व्याख्या करते समय, तो फिर आप ये चीज़ें लिखते चलिएगा। तो अब इनके परिचय पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो माता प्रसाद जी जो हैं, हिंदी दलित कवियों में इनका नाम महत्वपूर्ण है। इनका जन्म जो है 11 अक्टूबर 1925 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के मछली शहर में हुआ था। अपनी पढ़ाई को पूरा करने के बाद प्राइमरी स्कूल में अध्यापक हो गए। अपने दलित जीवन के अनुभव ने उन्हें समाज सुधारक बना दिया। समाज को जगाने के लिए इन्होंने लोकगीतों का सहारा लिया। अध्यापक का पद छोड़कर फिर से ये समाज कल्याण में लग गए पूरी तरह से। सन 1957 यानी कि 57 से 1977 तक ये उत्तर प्रदेश के विधानसभा के सदस्य भी रहे तथा सन 1980 से सन 1992 तक वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद के भी सदस्य रहे। इसी कारण जुलाई 1988 से नवंबर 1989 तक राजस्व मंत्री के पद पर रहे और 21 अक्टूबर 1993 से 16 जून 1999 तक अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल जैसे महत्वपूर्ण पद पर ये आसीन रहे। तो आप देख सकते हैं इनका किस तरह से जीवन काल रहा, इन्होंने किन किन पदों का भार संभाला यानी जिम्मेदारी संभाली, और कैसे ये एक दलित वर्ग से आते थे। तो इन्होंने उनके दुखों को समझा भी और लोगों के सामने प्रस्तुत भी किया अपने साहित्य के माध्यम से, अपने लेखन कार्य के माध्यम से। तो अब देख सकते हैं इनका ये यहाँ पर कृतित्व है। तो इनकी काव्य रचनाएं जो हैं वो हैं दिग्विजय रावण, भीम शतक प्रबंध काव्य है, एकलव्य खंड काव्य है। यहाँ पर भीम शतक जो है वो महाभारत वाले भीम को लेकर नहीं, बल्कि भीमराव अंबेडकर को लेकर लिखा गया है। ये चीज आप याद रखिएगा। आगे आत्मकथा इनकी एक है झोपड़ी से राजभवन तक। ये काफी आप नाम से ही रिलेट कर पा रहे होंगे किस तरह से ये जिस वर्ग से बिलोंग करते थे, जिस वर्ग से आते थे, फिर ये किस तरह से राजनीति में इन्होंने कदम रखा और काफी आगे तक गए। इन्हें कई पदों पर आसीन किया गया और जिम्मेदारियां इन्होंने संभाली। तो ये काफी रिलेटेबल लग रहा है इसका शीर्षक ही। आगे नाटक इनका दे रखा है छूत का बेटा, कर्म के नाम पर कोरबा, प्रतिशोध, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उषा देवी पासी आदि आदि। आगे बात करते हैं, अब सीधे आ जाते हैं कविता पर। तो कविता को पढ़ने से पहले इसका थोड़ा सा सारांश जान लेते हैं कि आखिर कविता में हमें देखने को क्या मिलने वाला है, कविता किस बात पर केंद्रित करते हुए इन्होंने लिखी है। तो इसे पढ़ लेते हैं। सबसे पहले लिखा गया है, माता प्रसाद ने अपनी कविता सोनवा का पिंजरा, माता प्रसाद ने अपनी कविता सोनवा का पिंजरा, सोनवा यानी कि
ये कविता मैं आपको बता दूं, आप लिख लीजिएगा विशेष में कि ये सोनवा का पिंजरा कविता जो है भोजपुरी भाषा में लिखी गई है। तो जो लोग बिहार की तरफ से आते होंगे वो समझ भी पा रहे होंगे कि सोनवा यानी कि सोने का पिंजरा। तो सोनवा यानी कि सोना और पिंजरा यानी ये बात जो है किस तरफ केंद्रीकृत करके लिखी गई है आप समझिए ज़रा। जब आज़ादी मिलने के उपरांत भी दलित वर्ग की या फिर जो शोषित वर्ग है उसकी स्थिति वैसी ही रही, तो उस बात पर जो है एक तरीके से व्यंग प्रकट करते हुए ये बात कही गई है कि पिंजरा तो सोने का है, यानी आज़ादी तो मिल गई है लेकिन स्थिति हमारी अभी भी उतनी ही खराब है, उतनी ही दारुण स्थिति, यानी आज भी हम जो है उसी शोषित समाज के बीच में या फिर कह लीजिए उच्च वर्ग द्वारा हमें आज भी शोषण का शिकार होना पड़ रहा है। तो पिंजरा है लेकिन सोने का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कविता के शीर्षक में ही विरोधाभास छिपा हुआ है कहीं ना कहीं। आगे लिखा है सोनवा का पिंजरा में मुसहर जाति। अब इसे समझ लेते हैं मुसहर जाति क्या होती है। मुसहर शब्द जो है अगर आप इसको थोड़ा सा तोड़ के देखेंगे तो ये मूसा, मूसा यानी कि चूहे को कहते हैं। तो जो लोग मूसाहर यानी कि दो शब्दों से मिलकर बना है मूसाहर। अब हर यानी कि खाना पीना हरण करना और मूसा यानी कि चूहा, तो जो चूहे को मार कर खाते हैं उस जाति को क्या कहते हैं मुसहर। तो समझिए उनकी स्थिति कितनी ज़्यादा खराब है कि उन्हें खाने पीने के लिए अनाज नहीं मिल पा रहा है, अनाज उपलब्ध नहीं उनके पास। तो उन्हें ये कार्य करना पड़ रहा है अपनी जीवनचर्या बचाए रखने के लिए, स्वयं को जीवित रखने के लिए। आगे लिखा है मुसहर जाति की दुर्दशा का वर्णन करते हुए उनके कष्ट युक्त जीवन का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। इस दलित वर्ग के पास न रहने को घर है, न पहनने को वस्त्र हैं, यहाँ तक कि खाने को अन्न का दाना तक नहीं है। इसलिए जिंदा रहने के लिए उन्हें सांप व चूहे मारकर खाने पड़ते हैं। अगर वे कोई मेहनत मजदूरी करते हैं तो उन्हें अपना मेहनताना भी नहीं दिया जाता है। समाज के तथाकथित ठेकेदार, थानेदार आदि उन्हें किसी जुर्म में फंसाकर झूठा गुनाहगार बनाकर उन्हें जो है हवालात की हवा खिलाते हैं तथा जेल में उनसे मलबा आदि उठवाने का काम भी करते हैं और उनका शोषण करते हैं। कवि की पीड़ा यही है कि देश तो आज़ाद हो गया है लेकिन इतने वर्षों के बाद भी निम्न वर्ग आज भी गुलामी की जिंदगी जी रहा है। और यह पीड़ा केवल कवि माता प्रसाद की ही नहीं बल्कि हर उस दलित व्यक्ति की है जिसने इस जीवन को झेला है या फिर इस जीवन को आज वर्तमान भारत में भी जब आज़ादी के इतने वर्ष बीत चुके हैं आज भी झेल रहा है। तो ये तो एक सारांश हो गया, मैंने आपको बता दिया, तो आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि आखिर कविता किस बात पर केंद्रीकृत करके लिखी गई है। अब एक एक लाइन एक्सप्लेन कर लेते हैं ताकि आपको और भी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं। तो कविता का नाम सोनवा का पिंजरा है। मैंने सबसे पहले ही आपको बता दिया है कविता शुरू करने से पहले ही कि शीर्षक की सार्थकता ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण तत्व होता है कहानी या फिर किसी भी विधा को लेके कि शीर्षक कितना सार्थक सिद्ध होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको जब शीर्षक एक्सप्लेन किया तो आप समझ पा रहे होंगे किस तरह से शीर्षक जो है कविता का वो विरोधाभास लिए हुए है। अब कविता पढ़ लेते हैं। लिखा है फर्स्ट पैरा में नाम मुसरवा है कवनो सरवाना, यानी क्या लिखा है नाम मुसरवा है, नाम मुसरवा है यानी जो उनकी जाति है वही उनकी पहचान बना दी गई, जाति कभी नहीं जाति कहा गया है ना। नाम मुसरवा है कवनुआ शहर कवनुआ सरवाना यानी कहीं भी रहने के लिए हमारे पास स्थान नहीं, यानी हम कोई शहर विशेष या फिर हमारा ऐसा कोई नाम पता है ही नहीं कि लोग हमें कुछ जाने, हमारे अस्तित्व को पहचाने। कैसे बीते जिंदगी हमारी, कैसे बीते जिंदगी हमारी यानी हमारी ज़िंदगी कैसे बीतेगी, हमारे पास ना कोई पहचान है ना हमारा कोई नाम है, हमारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। जेठ दोपहरिया में सोनियाँ चिराइयाँ करी। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है नीचे लाइन में कि सोनिया का अर्थ क्या है। तो जेठ दोपहरिया, जेठ का जो महीना होता है तो उसमें दोपहर यानी कितनी कड़ाके की मतलब कितनी कड़क धूप होती है कि एक पल के लिए भी व्यक्ति उस धूप में खड़ा नहीं रह सकता। तो वैसे मौसम में वैसी स्थिति में इस जाति से यानी दलित वर्ग से इस तरह का काम कराया जा रहा है। क्या काम कराया जा रहा है? बांस को चीरने का, बांस की लकड़ी जो होती है उसको चीरने का, काटने का काम, जो कि काफ़ी मेहनत का काम होता है, वो इनसे उस कड़ी धूप में कराया जा रहा है। और ये मजबूर है, क्यों? क्योंकि इनके पास खाने पीने का किसी भी तरह का कुछ भी सामान उपलब्ध नहीं है, कुछ भी संसाधन उपलब्ध नहीं है, तो इन्हें ये कार्य मजबूर बस होके करना पड़ रहा है। आगे लिखा है वह पसीनवा की धार यानी पसीने की धार निरंतर बह रही है। वहंगी में बंधी ले चले ले लकड़ियां आधे दाम मांगे दुत्कार, यानी जब ये लकड़ियों को रस्सी से बांध कर लेकर चलते हैं बाजार में बेचने के लिए तो इनके साथ वहां पे भी किस तरह से गलत व्यवहार किया जाता है। ये इतनी मेहनत के साथ में लकड़ियों को चीर कर लाए हैं इस
कड़क दोपहर में, ऐसे मौसम में, लेकिन जब ये उसके लिए दाम मांगते हैं तो इन्हें दाम भी उचित नहीं दिया जाता है, यानी उचित दाम भी अपनी मेहनत के लिए इन्हें प्राप्त नहीं होता है। इन्हें दुत्कारा भी जाता है और दाम भी इन्हें आधा ही दिया जाता है। आगे बात करते हैं दूसरे पैरा में, रहे के जगह नहीं, यानी रहने के लिए हमारे पास जगह स्थान नहीं है। जोते ही के जमीन न कहाँ, यानी जोतने के लिए जमीन नहीं है, अगर होती तो हम उस पर कुछ अन्न आदि उगाते और अपना भरण पोषण कर रहे होते। कहीं देवे गांव से निसार, निसार यानी कि निकाल। अब ये भी उनके साथ में दिक्कत है कि उन्हें कहीं पे वो रुक भी नहीं सकते, उन्हें लोग दुत्कार कर भगा देते हैं, निकाल देते हैं, जो उच्च वर्ग के लोग हैं। घरवा के नामवा पे एक ही मड़ैया में, यानी घरवा के नामवा पे, यानी घर के नाम पर उनके पास सिर्फ एक मड़ैया है। मड़ैया यानी कि जो फूस से बनी हुई एक झोपड़ी टाइप की होती है, झोपड़पट्टी, उसमें ये लोग रहते हैं, जो दोनों ओर से खुली है। सासहू पतोहू परिवार, यानी मड़ैया एक ही मड़ैया है जहाँ पर सास पतोहू परिवार यानी सभी लोग रह रहे हैं, फिर चाहे वो सास हो, चाहे बहू हो, चाहे ससुर हो, सभी लोग उसी एक झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, जहाँ किसी भी तरह की कोई सुरक्षा भी नहीं है उनके पास में। आगे लिखा है मेघा और मगर गोह, मेघा और मगर गोह, अर्थात ये जो है मेघा यानी कि मेढक और मगर गोह जो कि छिपकली की ही एक प्रजाति होती है, जिसको इन्हें मारकर खाना पड़ता है अपनी जीवन यापन के लिए। सांप मूस खाई हम, यानी हम सांप और मूस यानी चूहे को मारकर खाते हैं। करी गिलहरियां शिकार, गिलहरियों का शिकार करते हैं। कुकरा के साथ धाई जुठली पतरिया पे, कुकरा यानी कि कुत्ता, कुकरा के साथ धाई जुठली पतरिया, पतरिया यानी पत्तल, आपने सुना होगा ये शब्द। तो कुत्ते के साथ में जिन खाने की पत्तलों पर जो लोगों द्वारा फेंक दी जाती हैं, जिन पर कुछ जूठन आदि बची होती है, उन पर कुत्ते भी झपट रहे हैं अपना पेट भरने के लिए। और हमारी भी स्थिति इतनी दारुण है कि हमें भी अपने पेट भरने के लिए, भरण पोषण के लिए उन्हीं पत्तलों पर कुत्तों के साथ में झपटना पड़ रहा है, ताकि हम अपना पेट भर सकें। तो आप देख सकते हैं कितनी स्थिति जो है दारुण है, करुण स्थिति का चित्रण किया है माता प्रसाद जी ने। आगे लिखा है पेटवा है पपिया भंडार। अब क्या है, पेटवा है पपिया भंडार, यानी पापी पेट है, जिसके चलते हमें इस तरह के कार्य करने पड़ रहे हैं। हमारा पेट जो है वो खाना मांगता है, जिसके चलते हमें इन सब स्थितियों से गुजरना पड़ रहा है। कहते नहीं पेट तो पापी होता है, तो वही यहाँ पर लिखा है। तनवा पे हमरे तो, यानी तन यानी वदन पर, हमारे तो फटहा वसनवा वा, वसनवा यानी कि वस्त्र, वा यानी कि है। अब फटहा यानी कि फटा हुआ, तनवा पर हमारे जो है, हमारे बदन पर जो कपड़े भी हमने पहन रखे हैं वो फटे नुचे हैं, चीथड़े चीथड़े हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि उनकी स्थिति कैसी रही होगी। ओढ़ना के ना ही दरकार, तो हमें किसी मतलब अब जैसे समझिए आप एक झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, जहाँ कोई ऐसा बड़ा घर तो है नहीं, जहाँ ये जो है इनकी पतोह, सास ससुर सभी साथ में रह रहे हैं, तो पर्दा आदि जैसा कुछ हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि रहने के लिए इनके पास स्थान नहीं। जो उच्च वर्ग के लोग इन पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कि इन्हें रहने की तमीज़ है, तहज़ीब नहीं है, ये जो है पर्दा आदि नहीं करती हैं इनकी स्त्रियाँ, तो जब उनके पास संसाधन ही उतने नहीं है। अब आप यहाँ से समझ पा रहे होंगे कि जो इन सब जो समाज ने बनाई है रूढ़ियाँ कुरीतियाँ, या फिर आप जो कुछ भी कह लीजिए, मर्यादाओं को या कुछ भी आप जैसे आप समझें, तो वो भी वही लोग अपना पाते हैं अपनी ज़िंदगी में जिनके पास में संसाधन होते हैं, यानी संसाधन संपन्न लोग ही समाज द्वारा बनाए गए रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। जिनके पास संसाधन ही नहीं, रहने के लिए घर ही नहीं है, पहनने के लिए ठीक ठाक कपड़े ही नहीं, वो अपने ससुर या सास से कैसे पर्दा आदि कर सकते हैं? वो उस लायक ही नहीं है, उस योग्य ही नहीं है, वो उस स्थिति में ही नहीं है कि वो ऐसा कुछ कर पाए। आगे लिखा है जड़वा कही रति मोरी किकुरी लगाई बीते, कौड़ा है जीवन का आधार, कौड़ा यानी कि कोयला या फिर लकड़ी आदि जला जलाकर ये रात भर अपनी जो है रात को काटते हैं। इनके पास जो है जड़वा यानी कि जाड़ा, सर्दी इनकी कितनी मुश्किलों में कटती है। किकुरी लगाई के बीती, यानी कैसे ये सिकुड़ कर सोते हैं ताकि सर्दी से स्वयं को बचा सकें। तो और किस तरह से कोयला ही इनके जीवन का आधार है, जिसे ये जलाकर अपनी रात बिताते हैं, रात में स्वयं को जीवित रख पाते हैं। आगे लिखा है अब ढकेलिया में पतवा मिलत नाही, ढकेलिया यानी कि पत्ते होते हैं, पतवा मिलत नाही, कैसे बनाई पतरी तोहार। अब जो है इन्हें कार्य जो पहले ये करते थे, क्या काम, पत्तलें बनाने का, तो अब इन्हें वो काम भी नहीं मिल पा रहा। क्यों नहीं मिल पा रहा? क्योंकि आजकल लोग और जो अच्छी तरीके की प्लेट्स आदि आती हैं उनको दावत में प्रयोग में ला रहे हैं। तो इनका जो ये कार्य था, इनका एक तरीके से रोजगार ही छिन गया है।
आगे लिखा है दूल्हा दुल्हन के डोली ले धावत रहे, यानी दूल्हा दुल्हन की जो डोली थी उसको ये लेके जाते थे, लेकिन अब वो काम भी खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि समय इतना बदल गया है, इस मॉडर्नाइजेशन के चलते इनका ये रोजगार था वो भी छिन गया है। मोटर कार आदि आ गई हैं जिसके चलते अब डोली आदि के लिए इन्हें बुलाया ही नहीं जाता, इनकी जरूरत ही खत्म कर दी गई है। आगे लिखा है मारे थाने दरवा बोला ही घरवा से हमें, यानी थानेदार इन्हें मारता है, थानेदार हमें मारता है घर से बुला के। झूठे ही बनावे गुनाहगार, हमें बिना बात के, यानी हमने कोई आरोप में भी हम शामिल नहीं हुए, हम गुनहगार भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें झूठ मूठ के केसेस में फंसा के हमसे गुनाह कबूल करवाते हैं। आगे लिखा है जेलवा में मलबा उठावे मजबूर करें, यानी जेल में हमें मलबा उठाने के लिए, गंदगी उठाने के लिए हमारा शोषण करते हैं, हमें मजबूर करते हैं, हमें मारते हैं। केहू नहीं सुनत गुहार, अब हमारी गुहार जो है कोई भी, हमारी पुकार, हमारा अनुनय विनय, हमारी याचना कोई भी नहीं सुन रहा है। आगे लिखा है देशवा आजाद अहे हम तो गुलाम वा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे व्यंग किया गया है कि देश आजाद है लेकिन हम तो आज भी गुलाम हैं। तो यहाँ पर क्या शोषित की पीड़ा का चित्रण किया गया है, स्वाधीनता में भी पराधीनता का दर्द चित्रित किया है माता प्रसाद जी ने। ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिए विशेष में लिखने के लिए। हमारे लिए ना सरकार, यानी हमारे लिए तो सरकार भी काम नहीं करती है। कहते नहीं है कि पैसे वाले का ही सब कुछ होता है, सरकार भी उसी की सुनती है, कानून भी उसी का सुनता है, तो वही हाल है। ऐस कौनो जुगत लगाइव वही मितही हमरहु करावा उर्गार, यानी ऐसी कोई जुगत यानी युक्ति लगाओ, ऐसा कुछ कार्य करो कि हमारा भी कहीं ना किसी तरीके से उद्धार हो जाए, हमारे भी दुखों को कोई सुन ले, समझ ले, और हमारी इस स्थिति को जो है किसी ना किसी तरह से सुलझा दे। यानी हम भी खाने के लिए जिस तरह से हमारे लाले पड़े हुए हैं, हमें दर दर भटकना पड़ता है और फिर लोग हमें प्रताड़ित भी करते हैं, लोगों की दुत्कारें भी सुननी पड़ती हैं, तो उस चीज़ से कोई तो ऐसा हो कि हमें बचा ले, हमें जो है हमारा उद्धार कर दे। आगे बात कर लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको विशेष के लिए कई पॉइंट्स बता दिए हैं, लेकिन फिर भी मैंने कुछ एक पॉइंट्स नोट डाउन भी किए हैं, वो भी आप देख लीजिए। हालांकि मैंने आपको ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें बता दी हैं, तो आपको क्लैरिटी आ गई होगी। तो यहाँ पर कविता जो है ख़त्म हो रही है, आगे कुछ एक पॉइंट्स हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। लिखा है आज़ादी के बाद भी स्थितियाँ समान हैं। जाहिर सी बात है, ऊपर इतना पढ़ने के बाद आपको क्लैरिटी मिल ही गई होगी कि आज़ादी के बाद भी स्थितियाँ समान हैं। अब आगे लिखा है वहाँ परिवर्तन की सुगबुगाहट है, लेकिन यहाँ यथा स्थिति का चित्रण है। वहाँ परिवर्तन की सुगबुगाहट है, कहाँ की बात हुई है? अगर आपने अभी तक जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की 25 का 150 कहानी पढ़ ली होगी, तो उससे थोड़ा रिलेट करके मैंने लिखा है, हालांकि वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगी जल्दी ही। वहाँ परिवर्तन की सुगबुगाहट है और यहाँ पर जो है यथा स्थिति का चित्रण किया गया, यानी कैसे समाज में आज भी कुरीतियाँ व्याप्त हैं आज़ादी के इतने वर्ष पश्चात भी, इसका बिल्कुल यथार्थपरक चित्रण किया है माता प्रसाद ने। आगे लिखा है कमाई के साधनों और अवसरों पर गाज गिरी है। मैंने बताया था ना किस तरह से मॉडर्न हुई हैं चीज़ें। इंडिया में मॉडर्नाइजेशन के चलते कई जो निम्न वर्ग के लोग रहे हैं, उनके जो कमाई के साधन थे, उनके जो रोजगार के साधन थे, उन पर गाज गिरी है। यानी अब वो कमाई भी करने के लिए जो है किस तरह से इधर उधर भटक रहे हैं और उन्हें कहीं काम भी नहीं मिल पा रहा है। आगे लिखा है दलितों की दारुण स्थिति का चित्रण किया गया है, उनके दर्द का चित्रण किया गया है, और ऐसा लग रहा है जैसे सब चीज़ों को यथावत उकेर कर रख दिया हो माता प्रसाद ने। क्यों वो ऐसा कर पाए? क्यों? क्योंकि वो भी उस समाज से ही आते थे। तो जो व्यक्ति कहते नहीं है कि जब दर्द आप मतलब उस दर्द से गुजरे ही ना हो तो आप उस चीज़ को कैसे महसूस कर सकते हैं। तो वही बात यहाँ पर आई है कि दलितों की दारुण स्थिति और दर्द का चित्रण किया गया और करुण चित्रण देखने को यहाँ पर मिला है। तो ये तो हो गया आपका सोनवा का पिंजरा कविता का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। अभी भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी रहती है तो आप पूछ सकते हैं। वैसे आई थिंक आपको कोई डाउट रहा नहीं होगा क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से विस्तार से चीज़ें आपके समक्ष एक्सप्लेन की हैं। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछिए और चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। अच्छा लगा है वीडियो तो वीडियो को लाइक करिए और लोगों के साथ में शेयर करिए। ऐसे ही वीडियोज़ आपको चैनल पे समय समय पर मिलते रहेंगे। तो यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।